झारखंड के धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद उनकी हत्या किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन सवाल ये भी कि अगर उनकी हत्या की गई तो इस साजिश के पीछे आखिरकार कौन है। सच्चाई का पता लगाने के लिए परिवार समेत झारखंड सरकार ने भी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सीबीआई से जांच कराने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि इस वीडियो ने हादसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे का वीडियो आने के बाद झारखंड सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले की गूंज है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की। हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने आनन फानन में 8 सदस्यों वाली एसआईटी बना दी। मुझे तो सदमा इस तरह का जो है लगा हुआ था कि आंख मूंदने के बाद हमको उनको बचपन से लेके अब तक जो है याद होता है। अभी तक हम जो है ये सोने का जो है सोया भी नहीं हूँ। कल से जो है जब से हमने जो है ये हादसा सुना और जब से उनका लाश पहुंचा तब से अभी तक संस्कार करके आ रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत जो है तकलीफ, बहुत ग्रीफ में हूँ। मेरा परिवार जो है सब बच्चे लोग जो है सब परिवार मेरा बर्बाद हो गया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कांड की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के द्वारा सिटी एसपी धनबाद के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और साथ साथ पूरे एसआईटी को जांच में और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान हेतु मदद करने के लिए सीआईडी और फॉरेंसिक एफएसएल की विशेष टीम को इस टीम के साथ संबद्ध किया गया। जज की मौत पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कोई सड़क हादसा है या फिर कोई सोची समझी साजिश। ये सवाल इस सीसीटीवी फुटेज की वजह से उठ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जज उत्तम आनंद सुबह की सैर पर निकले। सड़क पूरी तरह खाली है। एकदम बाईं तरफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। तभी पीछे से आ रहे एक ऑटो ने अचानक कट मारा और जॉगिंग कर रहे जज को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद फिर ऑटो दाईं तरफ मुड़ते हुए तेजी से फरार हो गया। जिस तरह से मारा है और जिस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है, लग रहा है कि जो वीडियो बनाने वाला था उसको मालूम था कि ये हत्या होने वाली है, क्योंकि वो एक वीडियो ले रहा है बनिस्बत की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। उसमें आवाज भी आ रही है और वो जूम भी कर रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। सीसीटीवी ने शक को गहराया तो मारे गए जज के परिवार ने भी इसे हादसा नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या करार दिया। साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। जज की मौत हत्या है या हादसा, इससे जुड़े कई सवाल हैं। दावा किया गया है कि टक्कर चोरी के ऑटो से हुई थी। पुलिस ने ऑटो गिरिडीह से बरामद तो कर लिया, लेकिन ऑटो के मालिक का कहना है कि उसका ऑटो 27 जुलाई को चोरी हो गया था। यही नहीं, जज उत्तम आनंद बाहुबली संजीव सिंह के करीबी माने जाने वाले रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। जज उत्तम आनंद की हत्या का शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि वो रंजय हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रहे थे। रंजय सिंह धनबाद के बाहुबली नेता और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। बताया गया कि कुछ दिनों पहले ही जज उत्तम आनंद ने इस मामले में शूटर अभिनव सिंह और रवि ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत के तार कहीं न कहीं रंजय हत्याकांड मामले से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जज की मौत के बाद राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। हम तो इसकी मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण यह घटना है। आज तक धनबाद में इस प्रकार से न्यायिक पदाधिकारियों के ऊपर हमला करने का कभी प्रयास नहीं हुआ था और न्यायिक पदाधिकारी बड़े इत्मीनान से यहाँ बिना बॉडीगार्ड के सुबह शाम घूमते थे, टहलते, सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। जज की हत्या किए जाने के आरोप लगे तो सियासी हलकों में भी खलबली मच गई। बीजेपी ने पुलिस और सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा तो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने देश भर के न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी। झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ की जनता बेबस और लाचार दिख रही है क्योंकि ये सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल साबित हुई है। और धनबाद की जो घटना घटी है वो सच में मर्माहत करने वाली घटना है। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, एक न्यायाधीश की हत्या हुई है
और इस हत्या की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जजेस के लिए सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, जजेस को हमको बेटर ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनके लिए सम्मान होना चाहिए। ये सोसाइटी का डिग्रेडेशन मुझे पसंद नहीं है। बताया गया कि जज की मौत से नाराज धनबाद हाईकोर्ट ने मामले में सख्ती बरतते हुए पुलिस को आखिरी मौका दिया है और कहा है कि अगर राज्य की पुलिस मामले को सुलझाने में सफल नहीं हुई तो केस सीबीआई को सौंपा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक जज उत्तम आनंद 6 महीने पहले ही धनबाद में पोस्टिंग उनकी हुई थी। इससे पहले वो बोकारो में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने से पहले इसे हादसा ही माना जा रहा था, लेकिन वीडियो देखने के बाद परिवार कह रहा है कि जानबूझकर वाहन से जज को टक्कर मारी गई। अगर जज की हत्या की गई है तो हो सकता है कि ऐसा करके साजिशकर्ता न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। यही वजह है कि मामला बेहद गंभीर हो चुका है, जिसमें सख्त एक्शन की जरूरत है। मॉनसून सत्र में संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगाया उससे सनसनी फैल गई। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि आईटी कमेटी की बैठक के दौरान महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपशब्द कहे। निशिकांत दुबे के इस आरोप के बाद संसद में पहले से जारी शोरगुल इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आ गई। लोकसभा में शून्यकाल में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बोलने का मौका मिला तो शोरगुल के बीच उन्होंने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। सदन के सारे सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ये मेरा 13वां साल है सांसद के तौर पर, और कल जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं झारखंड से आता हूं और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। हमारा दोस्त क्या है सर? निशिकांत दुबे ने इस विवाद को हिंदी भाषियों के खिलाफ दुर्भावना से जोड़ दिया, लेकिन दुबे के इस आरोप के बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करने की नौबत आ गई। हमारा दोष ये है कि इस देश को बनाने में हमने एक मजदूर के तौर पर, बिहारी के तौर पर, हिंदी भाषी के तौर पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के तौर पर हमने मेहनत किया सर। हमने राम की शिक्षा दी। बख्तर यदि नहीं होता तो राम पढ़ाई नहीं करते। राम सीता की जो है वो जन्मभूमि है सर। चाहे वो सवाल हो सिख धर्म का, गुरु गोविंद सिंह बिहार में पैदा हुए, बुद्ध को शिक्षा बिहार में मिली, जैन धर्म वहां से स्टार्ट हुआ। एक तो पेगासस जासूसी केस के आरोप को लेकर सदन में विपक्ष का शोरगुल, ऊपर से बीजेपी सांसद का सनसनीखेज आरोप। अब तक हंगामे के बावजूद जिस सदन में कुछ बिल पेश हो रहे थे, कुछ विधेयक पास किए जा रहे थे, इस आरोप के बाद वो भी ठप पड़ गया। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि संसदीय समिति की बैठक के दौरान महुआ मोइत्रा ने उन्हें 3 बार अपशब्द कहे। दुबे ने इसे विभाजनकारी राजनीति बताया और इसकी शिकायत स्पीकर से भी की। दुबे ने इस मामले को उत्तर भारत के लोगों के साथ ही हिंदी भाषियों का अपमान बताकर टीएमसी सांसद से माफी मांगने की बात कही। चूंकि आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिए इस मामले में विरोधी दलों की तरफ से भी बयान आया। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने भी महुआ मोइत्रा के बयान पर आपत्ति जताई और उनके बयान को बिहार का अपमान बताया। नहीं, देखिए ये लफ्ज उनका ठीक नहीं है। किसी में कमियां, अच्छाइयां वो बोल सकते हैं। आप कोई गुंडा बोलिएगा तो यह तो पूरे बिहार का अपमान है। व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन बिहार का गुंडा बोलना, सबको अपमानित करना है, उनको माफी मांगनी चाहिए। किसी राज्य के बारे में, किसी भी राज्य के बारे में, के नागरिक के बारे में कोई एक तरफ से किस्सा नहीं कहता। जो गुंडे हैं वो गुंडे हैं, जो नहीं है उन पर आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये खुद पे सोचने की चीज़ है। मैं कंडेम करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि जिस किसी सांसद ने इस तरह के बयान दिए हैं उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। आरोप लगाने वाले भले ही झारखंड के सांसद हैं, लेकिन इस मामले से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने इस मुद्दे को बिहार के अपमान से जोड़कर विधानसभा और विधान परिषद में उठाया और कार्रवाई की मांग की। महुआ मोइत्रा ने बिहार के लोगों का, बिहार की सरजमी का घोर अपमान किया है। अब इस विषय पर विधान परिषद में भाजपा के प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय प्रकाश मयूख जी ने
और विधानसभा में श्री नितिन नवीन जी ने दोनों ने ये विषय उठाया है। जब सवाल बिहार का हो और बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में पहली बार बयान नहीं है, इसके पहले भी कई लोग इस तरह से बोलते रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य के लिए करे, यह कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। ये मामला जिस संसदीय समिति की बैठक का बताया जा रहा है, उसके प्रमुख शशि थरूर हैं। लेकिन इस मामले में थरूर कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। हालांकि निशिकांत दुबे के दावों के बाद महुआ मोइत्रा ने तमाम आरोपों को खारिज किया। उन्होंने ट्वीट किया, समिति की बैठक कोरम पूरा नहीं होने के कारण हुई ही नहीं थी। मैं किसी को गाली कैसे दे सकती हूँ जो बैठक में मौजूद ही नहीं थे। अटेंडेंस शीट देख लीजिए। महुआ तकनीकी रूप से दुबे के गैर हाजिर होने का जिक्र कर रही हैं। ये सच है कि संसद की आईटी संबंधी स्थायी समिति की बैठक कोरम पूरा न हो पाने की वजह से स्थगित कर दी गई थी। इस बैठक में सरकारी अधिकारियों से पेगासस स्पाईवेयर को लेकर जवाब तलब किया जाना था। लेकिन ये बात भी सच है कि कमेटी के बीजेपी के सदस्य बैठक के लिए आए थे, लेकिन विरोध स्वरूप उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसकी वजह से कोरम नहीं पूरा हो पाया। चूँकि ये भावनाओं से जुड़ा संवेदनशील मामला है, इसलिए इस मुद्दे पर चिराग पासवान से लेकर बिहार की राजनीति में हिस्सा लेने वाले तमाम दलों को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ रही है। लालू प्रसाद की पार्टी हो या कांग्रेस, कोई ऐसे बयान का समर्थन करते नहीं दिखना चाहता। और तो और खुद ममता बनर्जी इस बयान के बचाव में कुछ नहीं बोल पा रही। विपक्ष की एकता की कोशिशों में जुटी ममता से दिल्ली में जब मीडिया ने इस मुद्दे पर उनकी राय पूछी तो वो इसे टाल गयी। भाई ये सब छोड़ो, ये सब हमको क्यों पूछ रहे हैं, अब जाके उसको पूछो। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप गंभीर हैं। चूंकि महुआ सांसद हैं, इसलिए ये मामला अभी और तूल पकड़ सकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त भी ममता की पार्टी पर बंगाल अस्मिता की आड़ में हिंदी भाषियों की उपेक्षा का आरोप लगा था। ममता खुद केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय होना चाहती हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री पद की दावेदार के रूप में पेश करना चाहती हैं। ऐसे में विरोधियों को महुआ के बयान के बहाने उन पर सियासी हमला करने का मौका मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दे पर देश को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बहुत काम हुआ है। कोरोना काल में ही इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में हर मातृभाषा को तरजीह दी गई है, जो छात्रों के लिए नए अवसर रचेगी। और अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी 11 भाषाओं में होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का युवा अपनी व्यवस्था और अपनी दुनिया को अपने ही हिसाब से बनाना चाहता है। ऐसे में उसे एक्सपोजर चाहिए और पुराने बंधनों से मुक्ति चाहिए। आज छोटे कस्बों और गांवों से निकले युवा कमाल कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति में युवाओं ने बड़े पैमाने पर रुचि दिखाई है। नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसने युवाओं को नई ऊंचाई छूने का आसमान दिया है। साथ ही मातृभाषा में पढ़ाई होने से गरीब परिवारों के बच्चों के लिए भी बड़े अवसर खुले हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कई योजनाओं की शुरुआत की। इनमें गांव-गांव तक प्ले स्कूल मॉडल पहुंचाने के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम लॉन्च किया गया। सभी को सांकेतिक भाषा का ज्ञान देने के लिए माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा को विषय के तौर पर जोड़ने की योजना भी है। शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाले एनसीईआरटी की ओर से डिजाइन किए गई निष्ठा 2.0 योजना की शुरुआत की गई। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का भी अनावरण किया गया। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव-गांव जाएगा।
ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों का विकास और उन्हें विश्व स्तर पर मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पिछले साल 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और इस नीति में हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच, उसकी गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई है। कुछ महीनों बाद होने वाली यूपी विधानसभा चुनावों में जीत के लिए बीजेपी ने दिल्ली में रणनीति बनाई। इसमें बीजेपी के आला नेताओं ने मिशन 2022 में जीत के लिए सांसदों को कुछ मंत्र दिए। जनता का दिल जीतने के लिए यूपी के नए केंद्रीय मंत्री गांव-गांव जाकर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा यूपी सरकार जनता को 5 साल की अपनी उपलब्धियां बताएगी, जिसमें कानून व्यवस्था में सुधार से लेकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने तक का जिक्र होगा। इसके लिए यूपी सरकार ने विकास बुक तैयार की है, जिसके पहले पन्ने पर रामलला विराजमान की तस्वीर है। बीते विधानसभा चुनावों की कामयाबी को यूपी में फिर से दोहराने के लिए बीजेपी की जो बैठक एक दिन पहले से चल रही है, ये उसी की तस्वीरें हैं। दिल्ली में चल रही इस बैठक में यूपी के सांसदों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विचार मंथन किया। इस बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, पार्टी प्रभारी सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बताया गया कि इस बैठक में पीएम मोदी के निर्देश पर जो योजनाएं बनी हैं, उसे सांसदों को बताया गया। बताया गया कि इन योजनाओं से जनता तक पार्टी की बात पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसी के तहत तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के बाद बीजेपी यूपी में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सभी 7 मंत्री निकालेंगे, जो 4 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। ये यात्रा 16, 17 और 18 अगस्त को निकाली जाएगी। बताया गया कि चूंकि अभी संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, इसलिए सांसदों से बातचीत के लिए दिल्ली में बैठक की गई। बैठक भले ही दिल्ली में हुई, लेकिन इसमें सांसदों और मंत्रियों को सीधे जनता से जुड़ने के निर्देश दिए गए। पार्टी अध्यक्ष नड्डा और मुख्यमंत्री योगी ने जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज का जोर शोर से प्रचार करने की जरूरत बताई। एक लंबा काम एमएलए, एमपी और कार्यकर्ताओं को बताया गया। हम लोग संपर्क में रहेंगे। उसमें केवल आशीर्वाद जन यात्रा नहीं है, और पीडीएस से लेकर के और तमाम कल्याणकारी योजनाओं से लेके वैक्सीनेशन से लेके तमाम चीज़ों का निर्देश दिए गए हैं, वो हमें करना है। लहरिया समाज का कोई व्यक्ति भारत सरकार का मंत्री बना है, CSP सिंह बघेल जी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग, ऐसे सारे समाज के लोग जिनको लगे कि हाँ, इस देश में हमारी भी भागीदारी है, हमारे देश की सरकार में भी हमारी भागीदारी है, तो उन तक उनके बीच से हम लोग जाएंगे। बीजेपी ने 2022 में यूपी की सत्ता में वापसी के लिए केंद्र सरकार के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनाने की भी रणनीति बनाई है। इस नई रणनीति के तहत चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी सरकार ने इरादे नेक काम अनेक नाम से एक बुकलेट तैयार की है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का अब तक के कामों का ब्यौरा है। इस बुकलेट के पहले पन्ने पर रामलला विराजमान की तस्वीर है। यही नहीं, बुकलेट पर पीएम मोदी और योगी की तस्वीर भी है। आज जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के विकास यात्रा के पुस्तक के कवर पृष्ठ में रामलला विराजमान से अच्छा चित्र और क्या हो सकता है। बीते 5 साल में योगी सरकार ने राज्य में निवेश के लिए जैसा माहौल बनाया, अपराध और अपराधियों पर जिस तरह नकेल कसी, बुकलेट में उसका भी जिक्र है। इसके अलावा कोरोना महामारी से बचाव के लिए मुफ्त टीका और गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को भी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी है। योगी सरकार खुशहाल किसान और बेघरों को आवास जैसी योजनाओं के जरिए किसानों और गरीबों का दिल जीतने की योजना बना चुकी है। यूपी चुनावों को लेकर हुई इस मीटिंग के पहले दिन 39 सांसद और कई मंत्री शामिल हुए। राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेताओं को भी बीजेपी सांसदों को जीत का मंत्र देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी का पूरा जोर विकास के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने पर भी है। चूंकि बीजेपी के बुकलेट में रामलला विराजमान की तस्वीर है, इसलिए इस पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया आनी ही थी, और यही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं राजनीतिक एजेंडा है। ये राम के नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। विकास अपना खुद कुछ है नहीं, तो हर अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, अपनी बेईमानी
छिपाने के लिए भगवान राम के पीछे खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस भूल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में किसको खड़ा करा था, कपिल सिब्बल को, कि निर्णय ना हो। उन्होंने कहा था निर्णय और थोड़ा लेट कर दिया जाए, ना तो 2019 के चुनाव में वो प्रभाव डालेगा। तो कांग्रेस खुद है, समाजवादी पार्टी वो है जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलाई। बीजेपी पर ध्रुवीकरण के लिए हिंदुत्व की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जाति की राजनीति यूपी की हकीकत है, इसलिए बीजेपी की नजर इस पर भी है। बीते दिनों मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार कर जिस तरह पिछड़े समुदाय के लोगों को जगह दी गई, उसे बीजेपी के इस रुख से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पिछड़े वर्ग को लामबंद करने के लिए एक योजना बनाई गई। बताया गया कि बीजेपी इस प्लान के तहत विश्वकर्मा महासम्मेलन करेगी, जिसमें देश भर से पिछड़े समुदाय से जुड़े लोग शामिल होंगे। 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ये महासम्मेलन आयोजित होगा। इस महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इस सम्मेलन के जरिए पार्टी पिछड़ी जातियों को साधने की कवायद तेज करेगी। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव ने हरियाणा से सांसद रामचंद्र जांगड़ा से मुलाकात की, जिन्हें पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता है। बताया गया कि जांगड़ा 31 जुलाई और 1 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सभाएं कर विश्वकर्मा महासम्मेलन के लिए निमंत्रण देंगे। साफ है, बीजेपी इस पहल से पिछड़े समाज में बने अपने जनाधार को और पुख्ता करना चाहती है। देश की राजनीति में यूपी की सबसे ज्यादा अहमियत है। यूपी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के साथ ही दूसरे दल भी अपनी रणनीति बना चुके हैं। चूंकि अब बीजेपी के साथ ही दूसरे दल की भी नजर 2024 के आम चुनाव पर है, इसलिए हर सियासी दल का सबसे बड़ा मिशन यूपी पर कब्जा करना है। चूंकि लोकतंत्र में असली बाजी जनता के हाथों में होती है, इसलिए बीजेपी ने जनता का दिल जीतने के लिए रणनीति बनाने और उस पर अमल करने का काम शुरू कर दिया है। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो दिखाएंगे तमाम खबरें डंके की चोट पर।